गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि आनुवांशिकता क्या है और आनुवांशिकता में जो आनुवांशिकता की खोज की थी, जिसको कि जनक कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग देखे और थोड़ा देखे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया है उस प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, क्योंकि इसमें 7 प्रकार के लक्षण थे। इन लक्षणों को भी हम लोग एक एक करके देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर किन बातों की पुष्टि की है। तो उन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए हैं, जिसको कि मेंडल का आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत 3 नियम हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले देखेंगे संकर एवं संकरण क्या है। संकर होता है विपरीत लक्षण वाले नर व मादा में निषेचन के फलस्वरूप संतान जो उत्पन्न होती है उसको संकर तथा इस विधि को संकरण की क्रिया कहते हैं। विपरीत लक्षणों वाले यानी नर और मादा के लक्षण जो होंगे दोनों विपरीत होते हैं, तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो संतान होती है वो संकर होती है। ठीक, इस विधि को जो कहते हैं वो संकरण कहते हैं। संकरण की क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक संकर संकरण, अगर हम किसी कृत्रिम विधि के द्वारा संकरण की क्रिया कराते हैं, इसमें तो बहुत सारे लक्षण आ जाएंगे। संकर में तो बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं, नर और मादा के 1 से अधिक भी लक्षण। लेकिन अगर एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर के उसका अध्ययन किया जाए, नर और मादा में इसका अध्ययन किया जाए, तो इसको कहते हैं एक संकर संकरण। ठीक इसके विपरीत 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। स्पष्ट है। यदि एक जोड़ी लक्षण लेते हैं, जैसे बीज का रंग केवल ले लिए या बीज की आकृति ले लिए या पौधे की लंबाई ले लिए, किसी भी चीज़ को अगर ले करके हम करते हैं, एक कोई लक्षण लेते हैं, तो वह एक संकर संकरण, उससे जो संतान होगी वो एक संकर संकरण वाली संतान कहलाएगी। लेकिन द्विसंकर संकरण अगर हम लेते हैं, द्वि मतलब 2, यहाँ 2 है, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब 2 जोड़ी लक्षण। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक संकर संकरण से मेंडल ने क्या पुष्टि, क्या सिद्ध करने की कोशिश की थी। तो एक संकर संकरण के लिए जो क्रिया होती है उसको एक संकर संकरण कहते हैं और उसको कहते हैं एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। क्रॉस मतलब इन दोनों एक लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रिया कराना। तो मेंडल ने सबसे पहले मटर के लंबे पौधे को लिया और मटर के बौने पौधे को लिया। टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल मीन्स लंबा, ड्वार्फ मीन्स छोटा। तो टॉल के लिए, लंबा के लिए अगर हम सांकेतिक भाषा में टी लेते हैं, तो कैपिटल टी गुणसूत्र जो होते हैं, इनकी जो उपस्थिति होती है हमेशा ये पेयर में ही होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो अब यहाँ डबल टी लिखा हुआ, जोड़े में लिखा हुआ है, इसी को हम स्मॉल टी लिख दिए। ड्वार्फ के लिए डी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सांकेतिक भाषा में समझने के लिए उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसका युग्मक बनाते हैं, गेमेट, इंग्लिश में कहते हैं गेमेट, युग्मक, यानी इसके दोनों, जैसे ये भी एक हो जाएगा, ये भी है, तो हम केवल एक लिख करके दिखाए थे तुम लोगों को, टी टी कैपिटल टी, ये दोनों गेमेट बनेंगे। गेमेट क्यों बने? क्योंकि किसी भी 9th क्लास में पढ़ी थी, कोशिका विभाजन में 2 प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री होती है, और दूसरा होता है अर्धसूत्री। ये टर्म्स आप शुरू में सुनी होंगी, जब कोशिका चैप्टर पढ़ रही थी उसी समय समसूत्री और अर्धसूत्री
उसमें होता है समसूत्री विभाजन में कोशिका का जो विभाजन होता है, दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर बराबर होती है। ये कायिक कोशिकाओं में होता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसको 2n के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं द्विगुणित संरचना। ठीक है, तो कायिक शरीर की जो कायिक कोशिका बनती है, शरीर की जो कोशिका बनती है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी 2n संरचना। इसको कहते हैं डिप्लॉयड, इंग्लिश में कहेंगे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, और अर्धसूत्री जनन अंगों की जनन कोशिकाओं में होने वाली जो विभाजन की क्रिया होती है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सपोज करो कि जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका जब बढ़ती है तो 2 भागों में बढ़ती है। 46 गुणसूत्र जो होंगे, 23 गुणसूत्र इसमें आ जाएंगे और 23 इसमें आ जाएंगे। तो यह जो कोशिका होगी, यह कोशिका अगुणित संरचना कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाली संरचना जो होगी अगुणित, इसको n के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़, तो ये गैमेट कहलाएगा, युग्मक कहलाएगा। युग्मक बनाने के लिए हमने इतना बताया कि ये युग्मक कहलाएगा। यहाँ वही चीज़ हम कर दिए, यहाँ अलग अलग दिखा दिए दोनों को कि ये आधे आधे हो गए, यानी गैमेट बन गया। अब जब इनमें निषेचन की क्रिया कराई जाती है, चूँकि 2 विपरीत लक्षण हैं, तो विपरीत लक्षणों में पर परागण की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, इस पर परागण की क्रिया के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है, दोनों के लक्षण इसमें आ गए, कैपिटल T और स्मॉल t दोनों को दिखा रहे हैं, यानी ये लंबापन का गुण है और ये बौनापन का गुण है। दोनों लक्षण इसमें आ गए, यानी गुणसूत्रों की संख्या एक कोशिका के अपने पैतृक कोशिका के बराबर हो गई, यानी इसमें जो लक्षण है वह लंबे पौधे इसमें दिखाई देते हैं। 2 विपरीत लक्षणों में यदि क्रिया कराई जाती, मेंडल ने जो प्रयोग किया था, तो उसमें उन्होंने पाया कि लंबे पौधे और बौने पौधे को लेकर के जब पर परागण कराया तो उससे जो पौधा प्राप्त हुआ सभी लंबे पौधे थे। इसको उन्होंने कहा F1 पीढ़ी, और जो पौधा लिया था उसको कहा जनक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब ये लंबे पौधे जो मिले, इसमें दिखाई दे रहा है लंबापन का गुण। इस लंबापन का गुण चूँकि दिखाई दे रहा है, तो यानी बौनेपन का गुण इसके अंदर छुपा हुआ है। तो जो डोमिनेंट जो दिखाई दे रहा है प्रभावी है, तो उसको उन्होंने प्रभाविता के नियम के आधार पर स्पष्ट किया कि यदि 2 विपरीत लक्षणों वाले में अगर पर परागण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में लंबे पौधे जो दिखाई दिए, इससे स्पष्ट है कि इसमें लंबापन का गुण है, अर्थात लंबापन का गुण जो है प्रभावी गुण है। तो जो दिखाई दिया वो प्रभावी और जो नहीं दिखाई दिया अप्रभावी। तो बौनापन का आखिर ये गुण कहाँ गया, इसके लिए उन्होंने फिर से प्रयोग किया, इतना ही वो छोड़ा नहीं, इस प्रयोग को फिर किया। तो इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। F1 पीढ़ी में उन्होंने इसकी पुष्टि की। ठीक है, अब उसके बाद जो F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे मिले, क्योंकि सभी लंबे पौधे मिले, इन सभी लंबे पौधों में स्वपरागण कराया। यहाँ एक ही जैसा पौधा का लक्षण लिखे हैं। अब ये आगे की पीढ़ी के लिए ये पेरेंटल हो गया, पैतृक पीढ़ी हो गई। इनमें जब स्वपरागण की क्रिया कराई गई तो यहाँ फिर से गैमेट बनाया, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो इसमें इनको जो पौधे मिले, कुछ लंबे पौधे मिले और कुछ बौने पौधे मिले। तो इन्होंने पाया कि इसमें जो अनुपात मिला है वो 3:1 का मिला है। 3 भाग जो है लंबे पौधे मिले हैं। यहाँ जो ये लिखा हुआ मिश्रित लंबे होगा, ठीक है, और ये भी मिश्रित लंबे। तो क्या हुआ, लंबे पौधे 3 प्रकार के मिले, 1 2 3, 3 भाग लंबे पौधे मिले और 1 भाग शुद्ध बौना, सॉरी लंबा लिख दी, शुद्ध बौना पौधा मिला। ठीक, तो 3 हिस्सा लंबा पौधा और 1 हिस्सा बौना पौधा, ये F2 पीढ़ी में मिले।
अब इन्होंने देखा कि जो लंबे पौधे उसमें से फिर इन्होंने इसमें निषेचन की क्रिया करानी शुरू की। तो देखा कि कुछ लंबे पौधे जो थे वो अपनी जाति के शुद्ध लंबे पौधे थे, उसमें बौनापन का गुण नहीं था, और बौने पौधे जो थे उसमें शुद्ध बौनापन था। कुछ पौधे थे जो संकर थे, जिसमें लंबा और बौना दोनों का गुण पाया गया, तो इसके बीच में इन्होंने जो कराया तो फिर वैसे ही 3:1 का रेशियो मिला। यानी जो पैतृक गुण लिया गया था, पैतृक पीढ़ी में जो लंबा पौधा लिया गया था और जो बौना पौधा लिया गया था, इनके जो लक्षण थे वो फिर से अलग हो गए, शुद्ध जाति को दर्शा दिए। F3 पीढ़ी में जो ये हो गया, यहाँ पृथक्करण का नियम हुआ, वो गैमेट फिर से पृथक हो गए। ठीक है, प्रभाविता के नियम में जो लक्षण दिखाई दिए उसको उन्होंने प्रभाविता के नियम से कहा। यहाँ क्या हुआ कि जो शुरू में लिया गया था ये पेरेंटल पीढ़ी थी, और ये पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी में आकर के शुद्ध रूप में दिखाई दे रही है, यानी पृथक्करण हो गया। जो मिश्रित हो गए थे फिर से पृथक हो गए, तो इसको उन्होंने पृथक्करण का नियम कहा। ठीक है, तो एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने अपने 2 नियमों की पुष्टि की थी। तीसरा नियम इसका है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। इसको उन्होंने द्विसंकर संकरण के आधार पर स्पष्ट किया है। द्विसंकर संकरण के आधार पर कौन सा नियम है? स्वतंत्र अभिवहन का नियम। स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ठीक है, और इसमें 2 नियम थे। पहला है, ये तीसरा नियम था, दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो ये दोनों नियम जो इसके मिले, एक संकर संकरण से मिले और द्विसंकर संकरण के लिए स्वतंत्र अभिवहन का नियम लिया। ठीक है, तो अगर एक संकर संकरण समझ में आएगा तभी द्विसंकर संकरण भी समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लो इसको, थोड़ा सा हम फिर से बता दे रहे हैं शॉर्ट में। मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब परपरागण की क्रिया कराई गई तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो लंबे पौधे मिले। इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो लक्षण दिखाई दिया वह प्रभावी है, जो नहीं दिखाई दिया वो अप्रभावी है। तो प्रभाविता के नियम की पुष्टि की। उसके बाद पहले F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में पुनः स्वपरागण की क्रिया कराया, जिसके फलस्वरूप F2 पीढ़ी में 3 हिस्सा लंबे पौधे और 1 हिस्सा बौने पौधे मिले। इस 3 हिस्से लंबे पौधे और 1 हिस्सा बौने पौधे में से फिर इसमें संकरण की क्रिया कराई गई। तो F3 पीढ़ी में जो कुछ पौधे थे जो शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, कुछ पौधे थे जो शुद्ध बौने प्राप्त हुए, और कुछ पौधे मिश्रित गुण वाले थे, संकर जाति वाले थे। तो ये F2 पीढ़ी में जो अनुपात मिला 3:1 का, इसको अगर हम कहें तो ये 3 हिस्सा जो लंबा था, इसमें से 1 हिस्सा शुद्ध अपनी जाति का था, 2 हिस्सा मिश्रित था और 1 हिस्सा शुद्ध बौना था। तो इस अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2:1, यानी पृथक्करण के नियम में 1:2:1 अपनी जाति को जो पैतृक पीढ़ी में ली गई थी वह फिर से F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हो गई। ठीक है, तो ये F3 पीढ़ी में जब हम लोग फिर निकाल करके देखें तो फिर शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और कुछ मिश्रित पौधे मिले। तो इस तरह से इसके 2 नियमों की पुष्टि होती है। इसको हम लिखेंगे, अगले क्लास में आपको लिखाएंगे कि क्या है ये। लेकिन इतना पहले सुन लेना, इस वीडियो को समझ लेना, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना। ठीक है।